अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम एक सबक और आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। यह है सबक आपके निसाब जान पहचान का सबक नंबर 4, जिसका उन्वान, जिसका टाइटल, जिसका नाम है कौल का पास। इस सबक को लिखने वाले इसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को अफ़सानों का बादशाह कहा जाता है। आपने अफ़साना निगारी में जो हैसियत हासिल की है, अफ़साना निगारी में आपने जो कमाल दिखाया है, अफ़साना निगारी को आपने बामे उरूज़ पर पहुँचाया है और ये काम आपके सिवा कोई और नहीं कर पाया है। आज भी अफ़साना निगारी में जब भी नाम लिया जाता है, आपका नाम हमेशा सरे फहरिस्त रहता है। आपका नाम हमेशा ऊपर से ही लिया जाता है, सबसे ऊपर ही आपका नाम लिया जाता है। प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम लेकर आए हैं, हमेशा की तरह सबक को पढ़ेंगे। सबक को पढ़ने से पहले उसके मुसन्निफ़ के बारे में उसका तारुफ़ जानेंगे। लेकिन आज एक बात मैं और आपसे इन दोनों चीज़ों से पहले कुछ और कहना चाहूँगा। वो बात कुछ ऐसी है कि सबक तो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं, हमेशा लेकर आते रहेंगे। ये जो निसाब, ये जो किताबें आपके लिए बनाई जाती है, इनमें जो असबाक, जो सबक शामिल किए जाते हैं, इन सबक को आप पढ़ लोगे, इन सबक को आप पढ़ लोगे, सुन लोगे, अच्छे नंबर हासिल कर लोगे। ये आपका काम है, ठीक है। इस वक्त आप स्कूल लाइन में हैं, इस वक्त आप स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मेन मकसद, ऐन मकसद इसको लिखने का, इन किताबों को छापने का क्या है? इन असबाक को शामिल करने का, तरह तरह की नज़म और नसर को इसमें शामिल करने का ऐन मकसद क्या है? ऐन मकसद है आपकी अच्छी तरबियत। ये बात आज यूँ बतानी पड़ रही है क्योंकि आज जो सबक है कौल का पास, कौल कहते हैं बात को, का पास यानी बात का पक्का, कौल का पास यानी बात का पक्का, बात का धनी, अपनी बात पर खरा उतरने वाला, अपनी बात को पूरा करने वाला। कुछ ऐसा ही आज के सबक में हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आज के सबक में जो स्पेशल, जो ख़ास बात है वो है एक इंसान अपनी बात का कितना पक्का हो सकता है, एक इंसान अपने वादे का कितना पक्का हो सकता है, अपने हर हालात में, अपनी अच्छे बुरे हर हालात में एक इंसान अपने वादे पर कितना अमल कर सकता है। ये बात आपको इस सबक में बताई गई है। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, मेरी आपसे कहने वाली ये बात है, जो मैं सबक पढ़ने से पहले ही आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी अच्छी तरबियत के लिए, हम माशरे में एक अच्छे इंसान बन सकें, हम माशरे में एक अच्छे इंसान बन सकें, हम एक अच्छा बेटा बन सकें, अच्छी बेटी बन सकें, हम एक अच्छे परिवार के नुमाइंदे बन सकें, हम इस देश के, इस मुल्क के एक अच्छे अफराद बन सकें, अच्छे नागरिक बन सकें। ये सभी बातें हमें ईमानदारी, सच्चाई, वादा वफाई, ये सब बातें हमें कूट कूट कर भरी जाएं, ये सभी अच्छाइयाँ हमें शामिल हो जाएं। इन सब बातों को सीखने, समझने और अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए आपको तरह तरह की कहानियों में, किस्सों में, सबक में आपको ये बातें समझाई जाती है कि आप ना सिर्फ़ उन सबक को पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं, बल्कि उन बातों को अपनी ज़िंदगी में भी उतारने की क्या करें, कोशिश करें। चलो, बाकी बातें आपसे सबक के बाद में कर ही लेंगे, तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं पहले सबक शुरू करता हूँ और आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें, आपसे कुछ ख़ास बातें सबक के आखिर में कर ली जाएंगी। आइए देखते हैं हम आज का सबक कौल का पास। सबक की शुरुआत से पहले मुसन्निफ़ का हवाला मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। 1880-1936 मुंशी प्रेमचंद की विलादत, आपका जन्म, आपकी पैदाइश 1880 में हुई थी, आपका इंतकाल, आपकी वफ़ात 1936 सन ईस्वी में हुई थी।
प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। ठीक है, ये सवाल अक्सर आता रहता है। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस में सवाल अक्सर और बेशतर आता रहा है कि प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ हुई, तो आपको बताना है बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में आपकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। उनका असल नाम धनपत राय था। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। इब्तदाई तालीम, प्राथमिक शिक्षा, आपकी शुरुआती तालीम आपको कहाँ से हासिल हुई, गांव के एक मदरसे से हासिल हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चुनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में इंस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 में कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से इनका तकर्रुर हुआ यानी इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है, किस काम के लिए, कानपुर के ज़िला स्कूल में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट स्कूल में आपका क्या हुआ, उस्ताद की हैसियत से, वहाँ पर आप टीचर की हैसियत से आपको वहाँ पर अपॉइंट किया गया। प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। क्या लिखने का, पहाड़ी गिनतियाँ लिखने का नहीं, किस्से कहानियाँ लिखने का, अफसाने लिखने का, लिखने लिखाने का शौक़ आपको कब से था, बचपन से ही था। उन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। ठीक है, आपने बचपन से ही बहुत दुख तकलीफ़ भरी ज़िंदगी आपने देखी थी और महसूस की थी, और उन्हीं दर्द को, उन्हीं तकलीफ़ों को आपने अपने कलम के ज़रिए उन पन्नों पर उतारने की कोशिश की थी। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल उनकी तहरीरों का मौजू बन गए। ज़िंदगी के मसाइल, जीवन के मसले, जीवन की समस्याएं आपका क्या है, मौजू बन गई, क्या बन गई, विषय बन गई। किस चीज़ का, आपका लिखने का, आपके लिखने का विषय था क्या, जीवन में आने वाले मसलों मसाइल ही आपका क्या है, विषय है, मौजू है, आपका टॉपिक है लिखने का। उनकी ज़बान बहुत सादा और सलीस थी। सलीस मतलब आसान, सरल। ज़बान बहुत सादा और सलीस थी जो आप लिखा करते थे। उनके बेशुमार नावल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे। देहाती यानी ग्रामीण, देहाती यानी ग्रामीण, विलेजर्स, विलेज लाइफ को आपने किस पे लिखा है, अपने पन्नों पर, अफसानों में और नावलों में आपने लिखा है। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे हैं। बहुत बड़ी बात है, 1 दर्जन से ज़्यादा आपने क्या लिखे हैं, नावल लिखे हैं, और 300 से ज़्यादा आपने क्या लिखे हैं, अफसाने लिखे हैं। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है। अहम तरीन, बहुत आला दर्जे की अफसाना निगार और नावल निगारों में आपका नाम शुमार होता है, शामिल होता है। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गोदान उनके मशहूर नावल हैं। क्या है, उनके मशहूर नावल हैं। हालांकि प्रेमचंद के बारे में अगर मैं कुछ बातें बताने जाऊं, अगर आपको प्रेमचंद के बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो बहुत तवील हो जाएगा। प्रेमचंद की तसनीफ़ें, उनका लेखन का, उनके लिखने का तरीका बहुत लंबा चौड़ा उनका मैटर है, जो मैं आपको इतना यहाँ पर बताकर आपका समय ज़ाया नहीं करूँगा। आपसे एग्ज़ाम में ज़्यादातर इतनी ही बातें पूछी जाती है, प्रेमचंद की सवाने हयात लिखो, उनके बारे में एक मुख्तसर नोट लिखो, तो आपको सिर्फ इतनी ही बातें अगर आप लिख दोगे, इसकी भी आधी बातें अगर आप लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप इन बातों को ही अपने जहन में रख लें कि आप बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं। आपने कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा आपने नावल लिखे हैं, 300 से ज़्यादा आपने अफसाने लिखे हैं। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न, गोदान आपके मशहूर नावल हैं। ठीक है, और आपके कुछ अफसानों का नाम भी आपको लिख दोगे तो आपका काम इन चीज़ों से चल जाएगा। बहरहाल यहाँ पर होता है इनका तारुफ ख़त्म। अब हम शुरू करते हैं आज की बेहतरीन और बहुत ही इबरतनाक, बहुत ही समझने वाली कहानी को, जो है कौल का पास। कौल का पास अफसाना है, तो अफसाने को अफसाने की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बल्कि आप उन्हीं बातों से इबरत लेने की, समझ लेने की, सीख लेने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं सबक। अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा था। ठीक है, उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फ़तह कर लिया था, यानी जीत लिया था। हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा क्या कर लिया था, जीत लिया था। किसने, अकबर बादशाह ने। अकबर बादशाह कौन था, मुग़ल बादशाह था। कौन था, मुग़ल ख़ानदान का चश्मो चिराग था, मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था। एक राजपुताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फ़तह कर लें और वहाँ भी सल्तनत करे। जब एक बादशाह ताकतवर हुआ करता है, जिसको हिंदी में महत्वाकांक्षी कहा जाता है, जब एक बादशाह ताकतवर हुआ करता है तो वो चाहता है कि अपनी सल्तनत क्या करे, फैलाए, धीरे धीरे अपनी सल्तनत को फैलाए और पूरे मुल्क में और जितनी ज़्यादा
जितना बड़ा इलाका वो हासिल कर सकता है वो जंग करता जाता है, उन जगहों को फतह करता जाता है, जीतता जाता है और विजय करने के बाद उन जगहों को अपने साम्राज्य में, अपनी सल्तनत में क्या कर लेता है, मिला लिया करता है। तो एक राजपूताना बच गया था, राजस्थान बच गया था, उसने सोचा इसको भी क्या कर लिया जाए, अपनी सल्तनत में मिला लिया जाए। ये इरादा करके राजपूताना पर फौज कशी की, यानी फ़ौज को जंग के लिए आगे बढ़ाया। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए। राजपूतों ने बहुत कोशिश की कि अकबर बादशाह से जंग लड़ी जाए और उन्हें खदेड़ दिया जाए, उन्हें जंग में हरा दिया जाए। बहुत कोशिश के बावजूद, बहुत बहादुरी से लड़ने के बावजूद उनके पांव उखड़ गए, यानी वो जंग हार गए, युद्ध हार गए। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा पहुंचा। राणा प्रताप कहाँ हुआ, जंगल में चला गया। ये आपने इतिहास में, आपकी सोशल साइंस की बुक में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। राजपूतों का एक सरदार था जिसका नाम क्या था, रघुपत। यही बहुत कहानी का अहम किरदार है, ठीक है। एक किरदार है अकबर बादशाह, दूसरा कौन है, रघुपत। एक किरदार और आएगा, देखेंगे आगे। ये बड़ा बहादुर और जरी था। जरी कहते हैं योद्धा को, जरी कहते हैं योद्धा को, लड़ने वाला ताकतवर इंसान था बहुत ज़्यादा। उसने कुछ लोग अपनी फ़ौज में दाखिल कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। कुछ लोगों की एक टुकड़ी बनाई, फ़ौज की एक क्या बनाई, टुकड़ी बनाई। कुछ फ़ौजियों को अपनी फ़ौज में मिलाया और क्या करता था, अकबर बादशाह से क्या करता था, जंग किया करता था, लड़ाइयाँ लड़ा करता था, ताकि वो अपने राजपुताने को क्या कर सके, उस सल्तनत से क्या कर सके, आज़ाद करा सके। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुग़ल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे, इतना बहादुर था वो। अकबर के सिपाहियों ने बड़ी कोशिश की किसी तरह उसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते, ठीक है। वो क्या करता था, छापामार युद्ध, आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों में। वो छापामार युद्ध क्या करता था, एक जगह नहीं रहा करता था, अपनी सेना को, अपनी फ़ौज को जगह जगह लेकर जाता था और अकबर बादशाह के सिपाहियों पर क्या करता था, लड़ाइयाँ चढ़ा देता था, उनसे लड़ता था, ताकि वो अपने राजपुतानों को क्या कर सके, आज़ाद करा सके। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। इकलौता यानी एक ही बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया, ना बीवी का। मुग़लों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी चुपके से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत ये बात जानता था कि अगर मैं घर पर रुकूंगा, मैं घर पर रहूंगा, मैं घर में रहूंगा तो मुझे मुग़लों के फ़ौजी आकर क्या होंगे, मुझे पकड़ लेंगे। मुग़लों के सैनिक मुझे आकर पकड़ लेंगे और बंदी बना लेंगे। इसलिए वो घर में कभी नहीं ठहरता था और अपने बीमार बच्चे को, अपनी बीवी को उसी हालत में उसने छोड़ दिया और अपने राजपुताने को आज़ाद कराने के लिए मुग़लों से लड़ता रहा और अलग अलग जगह भटकता रहा जंगलों में इधर उधर, ठीक है। और कभी कभी किसी को भेज देता था अपने घर चोरी चुपके से कि जाओ मेरे घर जाकर पता करो मेरे बीवी बच्ची की हालत कैसी है। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फ़ौज भेजी, मगर वो किसी बात के हाथ ना आया, ठीक है। उसने बहुत बड़ी बड़ी फ़ौजें भेजी, लेकिन रघुपत किसी तरह से हाथ में नहीं आया, किसी तरह उनके पकड़ में नहीं आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने को ज़रूर घर आएगा, बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को ख़बर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चल कर उसे देख ले, ठीक है। अकबर को ये बात पता था कि उसकी बीवी है, एक बच्चा है, और इंसान कहीं भी जाएगा अपने परिवार से कभी दूर नहीं जा सकता, यानी कैसी भी हालत होगी वो एक दिन अपने घर ज़रूर आएगा। तो उसने क्या किया, घर के बाहर सिपाहियों का पहरा लगवा दिया कि जिस दिन भी वो घर आएगा क्या होगा, सिपाही उसे पकड़ लेंगे। एक तरफ तो अकबर ने ऐसा काम किया और दूसरी तरफ ऐसा हुआ था कि एक खबर देने वाले ने रघुपत को खबर पहुंचाई कि उसका बेटा क्या है, 1-2 दिन का मेहमान है। क्या है, 1-2 दिन का मेहमान है। मेहमान है का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मौत के क्या है, करीब है, उसका बेटा मरने वाला है, इतना ज़्यादा वो बीमार है। किसी खबरी ने रघुपत तक ये खबर पहुंचाई थी।
ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। उसे बहुत घबराहट हुई, बहुत ज़्यादा घबरा गया कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है। सूरज डूब रहा था, जंगल में सफ़र करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने ज़रा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी ना देख सकूं। इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह इसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो उस दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरादार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ ले जाओ। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, ज़रा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देखकर लौट आता हूँ। उस वक्त जो जी में चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ, मैं झूठ हरगिज़ ना बोलूँगा। ठीक है, कहानी की, इस अफसाने की जो सीखने वाली और समझने वाली बात है वो एक एक करके यहाँ से शुरू होती है। एक तरफ रघुपत की अपने बच्चे से मोहब्बत देखिए, अपने बच्चे से क्या देखिए, मोहब्बत देखिए। रात को जंगल में सफ़र करना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता है, बहुत ही मुश्किल काम था रात को जंगल में सफ़र करना। उसके बावजूद उसने अपने बच्चे की फ़िक्र करते हुए, अपने बच्चे की मोहब्बत में उसने रात को क्या किया, जंगल का सफ़र तय किया कि किसी तरह अपने बच्चे तक पहुँच जाए। ऐसा ना हो कि जब तक मैं अपने घर पहुँचूँ मेरा बच्चा क्या हो, आँख बंद कर ले, यानी वो मर ना जाए। मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र है। उसने रात में जंगल का सफ़र तय किया। अब जब वो अपने घर पहुंचा तो अकबर बादशाह का एक पहरेदार उसके घर के बाहर था, और पहरेदार ने उसे क्या कहा कि बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ के ले जाओ। यानी अब तुम मिल गए हो, जहां भी दिख जाए इसे पकड़ कर दरबार में हाजिर करने का हुक्म मिला हुआ है, तो मेरा काम है तुम्हें पकड़ना। रघुपत ने बात सुनी और बात सुनकर दोहराया कि मैं वापस आता हूँ, मेरा बच्चा मर रहा है और मैं उससे मिलने आया हूँ। मैं एक बार उससे मिल लूँ, अपने दिल की तसल्ली पूरी कर लूँ, अपने दिल को तसल्ली दे दूँ, इत्मीनान दे दूँ, उसके बाद भले ही तुम चाहो तो मुझे पकड़ लेना। मैं राजपूत हूँ, झूठ न हरगिज़ नहीं बोलता। राजपूत क्या, एक अच्छा इंसान वही है जो कभी झूठ ना बोले। उसने कहा, मैं राजपूत हूँ, अपनी बात का पक्का हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मैं वापस आ जाऊँगा अपने बच्चे से मिलकर। उसके बाद तुम्हारा जो जी आए, जो तुम्हारा मन करे मेरे साथ कर लेना। तुम चाहे सूली पे चढ़ा देना, तुम चाहो तुम कैद कर लेना, जो तुम चाहो कर लेना, लेकिन अभी मैं अपने बच्चे से मिलने आया हूँ। ये है इस कहानी का दूसरा सीखने वाली बात कि इंसान कैसी भी परिस्थिति में हो, अपनी बात का क्या हो, पक्का हो, हमेशा सच बोले। आगे देखिए, उस पहरा वाले सिपाही ने कहा, देखाओ, जाओ अंदर देख लो, देखाओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंदी यानी हिम्मत आई। यानी अभी क्या है, बच्चा बहुत बीमार है, तो बच्चे की बीमारी की वजह से माँ बहुत बेचैन है, बेकरार है, बहुत ज़्यादा बेहाल हो रखी है, परेशान हो रखी है। और जब अपने मियाँ को देखा, जब अपने शौहर को देखा, तो उसमें क्या आई, थोड़ी हिम्मत आई कि हाँ वो 1 से 2 हो गए हैं। ठीक है, अकेला इंसान हमेशा घबराने लग जाता है, डरने लग जाता है, तो 1 से 2 हो जाते हैं तो इंसान में क्या थोड़ी हिम्मत आ जाती है। तो उसकी बीवी में क्या आई, थोड़ी ढाढ़स बंधी, उसको थोड़ी हिम्मत आई। आगे देखिए, रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीर बताई। तदबीर यानी तरीका बताया, इलाज का क्या बताया, तरीका बताया। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, यह मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता, ये कौल दे चुका हूँ, उसके खिलाफ नहीं कर सकता। देखिए बहादुरी वाली बात, देखिए सच्चाई वाली बात देखिए। उसने अपनी बीवी से कहा कि बाहर सिपाही खड़ा है, अब जब अपने बच्चे से मिल चुका हूँ तो मैं अपनी बात पर कब पक्का हूँ, मैंने कह दिया है कि मैं अपने बच्चे से मिलकर आता हूँ और वापस आकर आप मुझे कैद कर लीजिएगा। तो मैं अपनी सिपाही के पास वापस जा रहा हूँ। बीवी ने बोला, अभी सिपाही देख नहीं रहा है, वो तो बाहर खड़ा है, तो आप ऐसा करिए, दूसरे दरवाजे से निकल जाइए, यहाँ से बचकर निकल जाइए। उसने बोला कि मैं अपनी बात का पक्का हूँ, मैं कॉल दे चुका हूँ, अपनी बात कह चुका हूँ कि मैं वापस आऊँगा और मैं झूठ नहीं कहता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी कॉल से क्या हूँ, मुकर जाऊँ, फिर जाऊँ। आगे देखिए, ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। कौन बोला? वो सिपाही बोला। क्या बोला? कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरा जी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता।
मेरा दिल नहीं कर रहा है मैं तुम्हें पकड़ूं। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। सिपाही ने बोला, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं तुम्हें क्या करूं, कैद करूं, तुम्हें पकड़ूं और राजा के पास ले जाऊं, ऐसा करो तुम भाग जाओ। तो रघुपत ने उसका शुक्रिया अदा करा कि ठीक है, आज मेरे बुरे दिन हैं, आज मेरे बुरे हालात हैं, तुमने मेरी आज मदद की है मेरे इस बुरे हालात में, तो कल जब तुम पर बुरा वक्त आएगा, कल जब तुम पर कोई परेशानी आएगी तो मैं भी तुम्हारी मदद के लिए क्या रहूँगा, तैयार रहूँगा। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुग़लों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा कि हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुग़ल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और उस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को ना छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दिया। ठीक है, एक मुग़ल अफसर वहाँ उसके घर के करीब आया और उसने उसे बोला, उस पहरेदार को बोला कि हमें पता लगा है कि अभी रघुपत यहाँ पर आया था। अब उस सिपाही की, पहरेदार की सच्चाई देखिए। वो चाहता तो ये बोल सकता था, नहीं नहीं साहब यहाँ पर तो नहीं आया, मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, कुछ भी कह सकता था। उसे पता था कि अगर मैं बोल दूंगा हाँ मैंने उसे जाने की इजाज़त दी है, मैंने ही उसे छोड़ा है, वो खुद कह रहा था मुझे पकड़ लो, पर मैंने उसे पकड़ा ही नहीं, मैंने तो गलत काम किया है, और ऐसा बोलने से हो सकता है मेरी सच्चाई से मुझे कत्ल करने की भी सज़ा मिल सकती है, मेरा सर कलम किया जा सकता है, मुझे फांसी दी जा सकती है, मेरी जान पर बना सकती है। लेकिन उसने फिर भी सच्चाई का साथ दिया। उसने बोला हाँ वो आया था, अपने बीमार बेटे से मिलने के लिए आया था और मैंने उसे क्या किया, छोड़ दिया। अब इन लोगों ने क्या किया, अफसर ने क्या किया, उसे भी कैद कर लिया, सिपाही को भी कैद, उस पहरेदार को कैद कर लिया और वहाँ से ले गए। किसी खबर देने वाले से खबर देने से किसी को पता लगा और रघुपत को ये बात पता चली कि उस जिस सिपाही ने, जिस पहरेदार ने मेरी मदद की थी, मेरी मदद की वजह से उसे क्या हुआ है, हुक्मरानों के अफसरों ने क्या किया है, उसे हाकिमों के अफसर ने क्या किया है, उसे कैद कर लिया है, क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे पकड़ा नहीं। तो रघुपत वहाँ पर हाजिर हो गया और उसने बोला कि ठीक है मैं ही रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह को क्या करो, छोड़ दो, इसका कोई कसूर नहीं है, इसने तो सिर्फ मुझ पर रहम दिली दिखाई है, इसने तो सिर्फ एक इंसानियत के ज़रिए, एक इंसानियत के नाते इसने मुझे छोड़ दिया है, अब आप मुझे पकड़ लो, इसको छोड़ दो। तो सिपाहियों ने क्या किया, उसे भी पकड़ लिया और इसे भी पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया और दोनों को ये सज़ा सुनाई, इन दोनों को क्या किया जाए, कत्ल किया जाए, दोनों को मार दिया जाए। आगे देखिए क्या होता है। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। मैदान में लाए किसके लिए, कत्ल करने के लिए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुग़ल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज़ आई। ठीक है, घोड़ों की आवाज़ आती, तुगड़त तुगड़त, ये टापों की आवाज़ आना। लोगों ने देखा कि अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतरा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझको मालूम हो चुका है। ठीक है, अब अफसर ने मैदान में दोनों को ले आया और जल्लाद को बोला कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो, दोनों का सर धड़ से क्या कर दो, अलग कर दो। जल्लाद ने तलवार उठाई थी कि बादशाह के घोड़ों की आवाज़ आने लगी, घोड़ों की टापों की आवाज़ आने लगी। सबने अकबर बादशाह को झुककर क्या किया, सलाम किया। और उसके बाद बादशाह ने कहा, रुक जाओ, इन दोनों को कत्ल मत करो। रघुपत को क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामला हुआ है, क्या माजरा है, मुझे पूरी बात क्या हो चुकी है, पता चल चुकी है। आगे देखिए, फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ़ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है भी तो मैंने माफ़ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला ना समाया एक मुहावरा है, इसका मतलब है फूले नहीं समाना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना।
फूले नहीं समाना मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, एक मुहावरा है। यानी बादशाह ने कहा कि एक इंसान का दुख दर्द समझ के, किसी इंसान को तकलीफ़ में देखकर, किसी इंसान को परेशानी में देखकर एक इंसान का दिल भर आता है, इंसान का दिल रंजीदा हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो तुम्हारा भी दिल दुखी हुआ होगा उसकी इस हालत को देखकर। यानी रघुपत को जब तुमने देखा, उसका बेटा भी बीमार है और वो किसी हालत में, किसी भी तरह से अफसरों के पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो आया भी तो किस लिए था? सिर्फ अपने बेटे से मिलने के लिए। और अगर ऐसे में पकड़ लिया जाता तो ये इंसानियत वाली बात नहीं होती। लेकिन तुमने अपने बादशाह का हुक्म टाल दिया, बादशाह के हुक्म को छोड़ दिया और खुदा से डरने वाला काम किया। आपने जो हुक्म अदा किया है, आपने जो हुक्म पूरा किया है, वो खुदा का हुक्म है कि एक इंसान को इंसान की तकलीफ़ में उसकी मदद बजा लानी चाहिए। एक इंसान को दूसरे इंसान के दुख दर्द को समझना चाहिए, उसकी तकलीफ़ में क्या काम आना चाहिए। मुझे ऐसे ही सिपाहियों की ज़रूरत है जो मेरे हुक्म की परवाह ना करे बल्कि खुदा से डरे, खुदा के हुक्म को पूरा करे। मुझे ऐसी सिपाही की क्या है? ज़रूरत है। और अगर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें क्या किया? आज़ाद किया। ये बात सुनकर वो सिपाही, वो पहरेदार क्या हुआ? बहुत खुश हो गया। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं, यानी बात के इतने पक्के होते हैं। मुझे नहीं पता था राजपूत लोग बात के इतने पक्के होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और ईफ़ा वादा से मैं बहुत खुश हुआ। ईफ़ा बना है वफ़ा से, वादा वफ़ा करना, यानी वादा पूरा करना। तुम्हारे ये वादा पूरा करने से, तुम्हारे बात के इतना पक्की होने से, तुम्हारे बात का इतना धनी होने से, आपकी इस वजह से, इस सलाहियत से मैं क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा, जाओ मैं तुमको भी क्या करता हूँ? माफ़ करता हूँ। यानी जिसके पीछे मुग़ल बादशाह अकबर कब से पड़ा था कि ये हमें क्या करना है? रघुपत को पकड़ना है, जहाँ मिले पकड़ के ले आओ। और जब रघुपत पकड़ में आ चुका है तो क्या किया? मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया। किस बात पे छोड़ दिया? क्योंकि मुझे नहीं पता था तुम लोग बात कितने पक्के होते हो। राजपूत बात कितने क्या होते हैं? धनी होते हैं, मजबूत होते हैं, कि जो बात कह दी वो कह दी। अपनी सच्चाई पर इतने पक्के रहते हो, इतने गामजन रहते हो, ये बात मुझे नहीं पता थी। मैं तुम्हारी बात से खुश हुआ और जाओ मैंने तुम्हें क्या किया? छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल ज़मीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। दरिया दिली ये भी मुहावरा है, एक लक़ब है। दरिया यानी समुंदर, बहुत बड़ा दिल, समुद्र के जितना बड़ा दिल। दरिया दिली बहुत बड़ा दिल रखना, बहुत बड़ा दिल रखना, दिल से कोई काम को किया जाना, बहुत बड़ी अदा रखना। तो रघुपत कहता है कि जिस रघुपत को आप इतने टाइम से नहीं जीत सके, इतना वक्त लगा आपको, अपने सैनिकों को भेजना पड़ा, अपने सैनिकों को आप बार बार भेजते रहे कि किसी तरह जाएं और रघुपत को पकड़ें और मैं उसे मार डालूं। जहाँ मिले उसका सर अलग कर दो, जहाँ मिले उसे पकड़ लो। जिस राजपूत के पीछे तुम इतना भाग रहे थे, आप इतने टाइम से मेरे सामने, मैं आपसे लड़ रहा था, मैं हर वक्त अपनी फौजी लेकर आपसे लड़ रहा था, लेकिन तुम्हारी दरिया दिली से मैं क्या हुआ? खुश हुआ कि तुमने इतना बड़ा दिल रखा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इतना बड़ा दिल हर कोई नहीं रखता है, इतना बड़ा दिल हर कोई नहीं रखता। और मैं आपकी दरिया दिली से क्या हुआ? बहुत खुश हुआ और आपने मुझे जीत लिया, आपने मेरा दिल जीत लिया। आप बहादुरों की वक़ात कराना जानते हैं, यानी बहादुरों की इज़्ज़त कराना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार ना उठाऊंगा, यानी अब मैं कभी भी आपसे लड़ाई करने के लिए कभी आपकी फ़ौजों की तरफ अपनी फ़ौज नहीं बढ़ाऊंगा। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरे के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। मुंशी प्रेमचंद। इस अल्फाज में, इस सबक में ऐसा एक भी अल्फाज नहीं है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और आपके समझ में नहीं आया हो। मुंशी प्रेमचंद का यही तरीका है, मुंशी प्रेमचंद का लिखने का यही तरीका है कि उनकी ज़बान बहुत सादा है, बहुत सलीस है, कि पढ़ने वाला आसानी से उन बातों को समझ जाए। जो मकसद, जो मैसेज वो देना चाहते हैं, इंसान आसानी से उसे समझ ले, किसी तरह कन्फ्यूज़न में ना रहे। तो इस कहानी में, इस अफसाने में मुंशी प्रेमचंद ने जो मैसेज दिया है वो है सच्चाई, बात का पक्का, कौल का पास, यानी अपनी बात का पक्का होना, वादे का पक्का होना। आज का जो माशरा है, आज का जो समाज है,
आज जिस हम सोशल में रह रहे हैं, आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, क्या इस समाज में ऐसे लोग देखे जाते हैं? क्या इस दौर में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने बात के पक्के हों? नहीं, बहुत कम, या यूँ समझ लीजिए नहीं के बराबर। अब ये दौर वैसा दौर नहीं रहा है। ये कमी है किसकी? लोगों के तरबियत की। लोगों में बिगाड़ पैदा हो चुका है। अब लोग अपनी बातों में इतना पक्का नहीं रहे हैं कि जिसने कह दिया, इंसान को चाहे कैसी भी हालत हो, इंसान को हमेशा अपनी बात का क्या रहना चाहिए? पक्का रहना चाहिए। अपनी बात पर गामज़न रहना चाहिए। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारनी चाहिए, और ऐसा कोई भी नहीं करता। अब मैं एक एक करके मिसाल देता हूँ तीनों की। इस कहानी के 3 किरदार हैं। इस कहानी के 3 किरदार हैं, और आप खुद सोचिए तीनों किरदारों की दरियादिली, तीनों किरदारों का बड़प्पन, तीनों किरदारों ने जो काम किया है, तीनों किरदारों में जो अहम बात है, वो तीनों ही बातें आपको क्या करनी है? सीखनी है। पहला किरदार है अकबर का, पहला किरदार है मुग़ल बादशाह अकबर का, दूसरा किरदार है पहरेदार का, और तीसरा किरदार है किसका? रघुपत का। अब एक ही करके सीखने वाली बात सुनिए। सबसे पहली बात रघुपत की। रघुपत चाहता, रघुपत के पास 2 बार मौका था। रघुपत चाहता तो पहले ऐसा कर सकता था कि जब वो अपने बेटे से मिलने आया था और उसकी बीवी ने कहा पीछे दरवाज़ा खुला है, यहाँ से भाग जाओ, वो चाहता तो भाग जाता, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो फिर गया पहरेदार के पास और बोला मुझे पकड़ लो। क्यों? क्योंकि उसने बोला था मुझे पकड़ लीजिए ना, मैं बेटे से मिलकर वापस आता हूँ। बात में सच्चाई देखिए, अपने वादे का पक्का देखिए। उसने वादा किया था मैं वापस आऊँगा, वो वापस आया। उसे पता था कि मुझे पकड़ के बादशाह के पास ले जाएगा और बादशाह मुझे कत्ल कर देगा, मुझे जान से मार देगा। लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया? वापस पहुंचा। ये थी उसकी ईमानदारी, अपने वादे का पक्का होना। अब आती है दूसरी बात। जब दूसरी बार राजा ने क्या किया, मुग़ल बादशाह ने जब उस पहरेदार को कैद कर लिया, रघुपत जानता था कि पहरेदार को कैद कर लिया है और मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ पहुँचूँगा तो उस पहरेदार के साथ साथ मुझे भी मार दिया जाएगा, मुझे भी मार डाला जाएगा, मैं भी मार दिया जाऊँगा, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? पर उसने फिर ईमानदारी दिखाई, बोला कि जिस पहरेदार को मेरी वजह से मुसीबत में डाला गया है, मैं उसकी मदद क्यों ना करूं? उसने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। तो उसकी मदद करने वापस पहुंच गया। तो रघुपत में कौन सी 2 खास बातें थी? एक, वो बात का पक्का था, बात का धनी था, अपने कौल का पक्का था, जो उसने कह दिया वो वादा उसे वफा करना आता था। और दूसरा, वो सच्चा इंसान था। अब आता है दूसरा इंसान, वो पहरेदार। पहरेदार कह देता कि हाँ मैंने देखा ही नहीं। जब सिपाहियों ने पूछा कि यहाँ पर रघुपत आया था, वो कह देता नहीं मुझे पता ही नहीं, वो आया ही नहीं, मैंने उसे देखा ही नहीं। वो चाहता तो ये बात कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। उसने सच बोला कि हाँ वो बेटे से मिलने आया था और मैंने ही उसे जाने की इजाज़त दी है। इसे कहते हैं सच्चाई। हालात कैसे भी हों, वाक़यात कैसे भी हों, मुश्किलात कैसी भी हों, इंसान को हमेशा सच्चाई के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अब बात आती है तीसरी, अकबर की। मुग़ल बादशाह अकबर ने क्या किया? मुग़ल बादशाह अकबर ने दोनों को क्या किया? माफ़ कर दिया, दोनों को छोड़ दिया। आप देखिए उस अकबर के पास मौका था, वो जिस रघुपत के पीछे इतने टाइम से पड़ा था कि रघुपत को पकड़ा जाए, उसे कत्ल किया जाए, उसे मार दिया जाए, जहाँ मिले उसे पकड़ के ले आओ। लेकिन अब जब देखा कि रघुपत इतना सच्चा इंसान है, अपने वादे का इतना पक्का है, तो उसने उसकी उस वादा वफाई वाली बात को अहम माना, उसकी सच्चाई को अहम माना, उस बात को वजह बनाकर उसे क्या किया? माफ़ कर दिया। क्या आज के दौर में ऐसा होता है? क्या कोई बादशाह इस तरह पकड़ लेता तो क्या उसे माफ़ करता? बेटा अब आया है तो पकड़ में, बहुत भगाया तूने, अब तो तुझे मारेंगे ही मारेंगे, अब तो तुझे मार डाला जाएगा, अब तुझे फांसी दी जाएगी, अब तुझे प्रताड़नाएँ दी जाएगी, अब तुझे और ज़्यादा परेशान किया जाएगा और ज़्यादा तकलीफ़ से तुझे मौत दी जाएगी। चाहता तो बादशाह ऐसा करता, पर बादशाह ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि बादशाह ने भी क्या दिखाई? दरियादिली दिखाई। यानी बादशाह भी इतना क्या था? दरियादिल था। तो तीसरी सीखने वाली बात थी, इंसान को क्या होना चाहिए? दरियादिल होना चाहिए। इंसान को एक हिम्मत वाला इंसान की, मेहनत वाला इंसान की, बहादुर इंसान की इज़्ज़त करनी आनी चाहिए। बादशाह में बहादुर इंसान की इज़्ज़त करनी आती थी। बादशाह क्या आती थी? बहादुर लोगों की इज़्ज़त करनी आती थी। उम्मीद करता हूँ इस सबक को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इस सबक में ऐसी कोई बहुत अहम और बहुत ख़ास बात नहीं है जो मैं आपको बात समझाऊं। आप खुद भी इससे बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ सबक समझ में आ गया होगा। सबक से रिगार्डिंग अगर कोई सवाल आपके दिमाग में, जहन में रह गया है, आप मुझसे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने सबक की शुरुआत में बोला था कि सबक पढ़ाने का, सबक को निसाब में शामिल करने का मकसद ये नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ लें, अच्छे नंबर ले आएँ, बल्कि असल मकसद होता है आप उन तरबियतों को सीखें, आप उन बातों को सीखें, अपनी ज़िंदगी में उतारें, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। इस सबक में जो बातें बताई गई है कि आपको दरिया दिल होना चाहिए। दरिया दिल बादशाह था तो इसका मतलब नहीं बादशाह दरिया दिल था आप नहीं हो सकते, आप भी हो सकते हैं अगर अपनी ज़िंदगी में आप उस बात को उतारें। इस सबक में बताया गया है कि रघुपत बात का पक्का था, कौल का पक्का था, वादे का पक्का था, तो रघुपत था। ऐसा नहीं रघुपत था आप नहीं हो सकता, आप भी हो सकते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में वादे को उतारें, वादा वफा करना अगर आप सीखें तो आप भी रघुपत जितने अच्छे इंसान बन सकते हैं। और तीसरी बात पहरेदार वाली, कि पहरेदार ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सच का साथ दिया, उसने सच बोला, झूठ का सहारा नहीं लिया अपनी जान बचाने के लिए। तो आपका भी ऐन फरीज़ा है कि चाहे दुनिया में, चाहे ज़िंदगी में हालात कैसे हों, परेशानी कैसी हो, मुश्किलात कैसी भी हों, हमें हर वक्त सच्चाई का साथ ही देना चाहिए। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, झूठ से अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ये सच्चाई आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों ही सुधारेगी, और झूठ आपको ज़िंदगी में और आखिरत में हर जगह रुसवाई का मुंह दिखाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी हिदायतें आपको याद रहेंगी। इंशाअल्लाह ज़वजल आप उस पर हिदायत पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी में उतारें और सबक को भी समझने की कोशिश करें। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत 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 जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।